हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपके बिहार बोर्ड के 9th क्लास का बुक है, इतिहास का। भौगोलिक खोजें इकाई 1। इसको समझने के पहले हम लोग मैप पर चलते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पर हम लोग इसमें समझते हैं कहाँ क्या है। तो ये देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर आपका इंडिया है, ये यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आपका इंडिया। तो इसमें दो चार चीज़ हम लोग देखेंगे। यूरोप देखेंगे जो कि एक महाद्वीप है, आपको पता है 7 महाद्वीपों में यूरोप एक महाद्वीप है। एशिया के बगल में ये यूरोप है। और हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि 9th 10th के बुक में आपको यही चीज़ समझने में, आप अगर ये चीज़ समझ लेंगे तो 9th 10th के बुक में आपको ये मदद मिलेगा। तो ये पृथ्वी है आपका, और इस तरह से मैं आपको 3D में दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये देखेंगे, ये श्रीलंका हुआ आपका, ये इंडिया। और अब हमको देखना है यहाँ से कितनी दूरी पर है आपका यूरोप। तो चूँकि एशिया महाद्वीप से सटा हुआ है आपका यूरोप, तो एक बार यूरोप सर्च कर लेते हैं। अब देखेंगे आपको यहाँ पर यूरोप लेकर जाते हुए दिखा रहा है ये मैप। तो देखिए इंडिया आपका नीचे छूट गया और यहाँ पर आपका यूरोप है। यूरोप के आसपास जो है आपको कई सारे देश नज़र आएंगे, जैसे ये देखिए ऑस्ट्रिया। इन सब चीज़ों को मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये आपके इस बुक में 9th का या 10th का या आप इंटर का भी बुक देखिएगा तो ये जो ऑस्ट्रिया है, कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे देश के शहर हैं जो कि आपको बार बार जानने को मिलेंगे। फिनलैंड वगैरह की तो ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आपका जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, ये फ्रांस है, ये आप देख रहे हैं। ये जो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम एक बिल्कुल अलग सा आपको स्थल दिखाई दे रहा है। किंगडम जो आपका है, इसके अंदर आपका एक देश है इंग्लैंड, ये आपका हो गया यूके। इसके अंदर एक देश है इंग्लैंड। और जिस तरह की भारत देश के अंदर बिहार राज्य है, या पटना एक शहर है बिहार राज्य के अंदर, पहले भारत है, फिर एक भारत देश के अंदर बिहार राज्य के अंदर पटना शहर। उसी प्रकार ये यूके यूनाइटेड किंगडम है, उसके अंदर जो है ये पूरा एक देश है आपका इंग्लैंड। और उसके अंदर एक लंदन शहर है जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। तो चूँकि इंग्लैंड जो है ये लंदन जो है इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों की राजधानी है। तो ये आप इसीलिए लंदन और इंग्लैंड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको मैंने इधर जितने शहर दिखाए, ये जर्मनी आपको मैंने दिखाया, इसको माइंड में रखिएगा। इसी के आसपास सारे शहर हैं जैसे। और अब चलेंगे हम लोग फिर से बुक की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे भौगोलिक खोजें। तो हमने वो चीज़ समझ लिया, हमें किस किस क्षेत्र के बारे में जानना है, ग्लोब पर जो भी क्षेत्र हैं। तो ये आपका इकाई 1 है, भौगोलिक खोजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास के युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है? समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोजों का। यानी कि जो व्यक्ति एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे तो उनको लगता था कहीं और भी तो भौगोलिक क्षेत्र है, अगर कहीं भौगोलिक क्षेत्र है तो क्या वहाँ का खान पान रहन सहन इसी तरह से है, और अगर है तो वहाँ लोग कैसे पहुँचते हैं, तो वो लोग समुद्री यात्रा करते थे। इसके बाद आपका क्या है कि आधुनिक युग के आरंभ में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा उनमें यह खोजें भी शामिल थी। कौन सी खोजें? तो भौगोलिक खोजें शामिल थी। उसके बाद आपका है इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण में से ही आरंभ हो गई थी। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना। आगे बढ़ेंगे। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। अब जितने भी आपने अभी तुरंत मैंने आपको मैप पर दिखा दिया कौन सा देश यूरोप का था, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम का था। तो बस इसीलिए मैंने आपको समझाया ताकि आपको ये स्टोरी बिल्कुल इसको कहानी की तरह समझना है। जब तक आप इसको कहानी की तरह नहीं समझेंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही आप इसको कहानी की तरह पूरी तरह से इसकी छवि जो है अपने दिमाग में उतार लेंगे तो इसमें जो भी आपके 40-45 क्वेश्चन निकलेंगे, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो जो है आपको बिना याद के याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ से अब शुरू होता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ से जो है आपका कि इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई, और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया।
यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। अब समझिएगा इससे किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश कौन थे, या फिर भौगोलिक खोजों का प्रारंभ सबसे पहले किस देश ने किया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्पेन एवं पुर्तगाल। बस मैं आपको आंसर के तरीके को बता रही हूँ, आप बुक इसको ध्यान से वीडियो को पूरा सुनना ही पड़ेगा क्वेश्चन आंसर तक पहुँचने के लिए, नहीं तो रटते रटते आप थक जाइएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ बता रही हूँ क्वेश्चन आपको कैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये देखेंगे आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल सकता है, भौगोलिक खोजों की प्रतिस्पर्धा में किन देशों ने किस देश को पीछा छोड़ दिया है, फिर कौन से देश पिछड़ते चले गए। तो ये देखिए, ये जो है आपका स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों पिछड़ते चले गए। किसने इसको पिछाड़ दिया, किन देशों ने भौगोलिक खोजों की प्रतिस्पर्धा में स्पेन एवं पुर्तगाल को किन देशों ने पिछाड़ दिया या पिछड़ते चले गए, और किन देशों को अधिक सफलता मिली, इस तरह से प्रश्न निकलेंगे। तो ये आपका इंग्लैंड है, हॉलैंड है, फ्रांस है, तत्पश्चात जर्मनी है। इन सभी देशों ने स्पेन और पुर्तगाल को पीछे छोड़ दिया और इनको ही इसमें जो है अधिक सफलता मिली। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका, हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा। यानी कि एक देश में, एक क्षेत्र में अगर कोई चीज़ होता था, दूसरे क्षेत्र में कोई अलग चीज़ होता था, तो उसको हेरा फेरी करने के लिए, एक दूसरे से बदलने के लिए ये व्यापार एवं वाणिज्य का जो है परस्पर संपर्क रहा था। प्रारंभिक सभ्यताओं से ये चलता आ रहा था और यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। तो मैंने जो आपको वो पटना से नाथुला की यात्रा में मैंने आपको दिखाया है, वो जो नाथुला दर्रा था, किस तरह रेशम का मार्ग उसको कहा जाता था। तो सारा सब्जेक्ट, सारा कंटेंट, सारा टॉपिक जितना मैं आपको करा रही हूँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पिछला देखेंगे तो आपको अगला समझ में आएगा। उसके बाद आपका है कि प्राचीन एवं मध्यकाल में ही यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जीवन वहाँ था, लेकिन और भी जो विश्व का हिस्सा था, जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया तथा एशिया हो गया, ये सभी जो थे इससे जुड़ाव नहीं था। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था। किसने कराया था? यूरोपियनों ने, क्योंकि एशिया से सटा हुआ आपका जो महाद्वीप है वो यूरोप ही है। तो यूरोपियन ने किसको करवाया था 13वीं शताब्दी में? दक्षिण पूर्वी एशियाई का ये एहसास करवाया था बाकी अन्य देशों के लोगों को कि इधर से भी एक मार्ग है, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं था। और कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए जो भौगोलिक खोज, उससे प्राप्त जो भी उपलब्धि हुई, उसमें यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब देखिए, ये जो आपके बॉक्स में, ये जो यहाँ पर आपका ये बॉक्स है, ये आप देखेंगे, ये अति महत्वपूर्ण है। ये क्या है? तो इसमें लिखा है, पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। अब देखिए, यहाँ से जो भी आपके प्रश्न निकलेंगे, कुबलय खां कौन थे? ये चीन के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की, ये मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ किस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पे चूँकि शाम का समय हो गया, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपको नेचुरल वॉइस भी सुनने को मिलेंगे, पशु पक्षी के इग्नोर करिएगा। देखिए, इस बॉक्स से एक और प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किसने किया था? तो ये मार्को पोलो थे। अब यहाँ से एक प्रश्न फिर निकालिए, मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? वो पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली यात्री थे। तो इस तरह से मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी, अगले क्लास में दूंगी। एक बार मैं पीपीटी तैयार करवा रही हूँ, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं करवा रही हूँ। जैसे ही एक बार सिलेबस आउट हो जाता है तो फिर मैं आपको पीपीटी में आपसे शेयर करूँगी। आगे है मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का। हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह सामंती प्रवृत्तियों का काल था। यहाँ पर समझेंगे सामंती प्रवृत्ति क्या होता है। तो सामंती प्रवृत्ति जो है, ये इंग्लैंड और यूरोप की एक प्रथा थी। इसमें ये होता था
कि कई श्रेणियां होती थी, कई श्रेणियों में लोग बटे होते थे, जिसमें पहला स्थान जो है वो राजा का होता था। जो अधिक धनी था, जो अधिक पैसा वाला था, वो प्रथम श्रेणी में आता था। उसके बाद उससे नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे। उससे नीचे स्तर पर और भी कई लोग होते थे। सबसे निम्न स्तर पर किसान या दास होते थे। ये लोग जो है इन लोगों के अधीनस्थ में काम करते थे, जो ऊपर से जिनकी श्रेणियां बन के आती थी। तो ये मध्यकालीन यूरोप का जो इतिहास है, ये उस समय बस ये याद रखना है, इंग्लैंड और यूरोप की ये प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा या सामंती प्रवृत्ति। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही उदार एवं मानवीय था। न धर्म कोई निश्चित था कौन कौन सा धर्म अपनाए, न व्यापार ही गतिशील था, एक जगह अस्थिर से रुका हुआ था। मतलब किसी को पृथ्वी तक के बारे में ज्ञान नहीं था। पृथ्वी के बारे में लोगों का ये अंधविश्वास था कि पहले तो पृथ्वी के बारे में ये था कि पृथ्वी चपटी हुई है और ये समुद्र से अधिकतम दूरी पर अगर आप पृथ्वी पर चलते 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 भौगोलिक क्षेत्र का आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप पृथ्वी से समुद्र में गिर सकते हैं और आप उसमें विलीन होकर मर सकते हैं, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था और समुद्री यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य भी थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता करती थी। अब यहाँ पर देखिए कि अभी जिस तरह से ये पूरा संसार डेवलप कर चुका है और पहले की बातें सोचिए, पृथ्वी तक का ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से इतिहास का मतलब यही है कि पीछे से आप शून्य से किस तरह शिखर पर पहुँचते हैं। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से आप बहुत कुछ कैसे जानते हैं। कंपास या कुतुनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। यानी कि यहाँ से आपका एक प्रश्न है, कंपास या कुतुनुमा किस प्रकार का यंत्र है? तो दिशा सूचक यंत्र है। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त कब था? मध्यकालीन यूरोपीय काल में था। तो इस तरह से मैं आपको प्रश्न उत्तर का PDF दूंगी और बाकी आप प्लेलिस्ट में मेरा पुराना वीडियो भी देखिएगा। जिनको मैंने जो मेरे वीडियो का वेट नहीं कर पाएंगे रिसेंट का, तो वो पुराना भी देखिए, आपको बहुत मदद मिलने वाला है। मैंने उसमें एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। तो यहाँ पर हम समझ गए। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था और समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी कि अगर आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं तो उस जिस राज्य से आप निकल रहे हैं तो आप कुछ पता लगा कर, मान लीजिए कहते हैं जिस प्रकार की किसी चैनल में कोई व्यक्ति काम करता है तो अच्छा कंटेंट एकत्रित करता है, चैनल को मुनाफा होता है, फिर चैनल ऊपर ग्रो करता है, पहले नंबर पर आता है। तो जिस राज्य से कोई व्यक्ति या कोई जिस भौगोलिक क्षेत्र से कोई व्यक्ति समुद्री यात्रा का पता लगाने जाता है या किसी और भी चीज़ का, तो किसी प्रकार से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं था। और जब वो कुछ पता करके आते थे तो उसकी श्रेणी वही क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र या राज्य ले लेता था। तो ये विषम परिस्थिति थी नाविकों और व्यापारियों के लिए भी। और इसमें क्या है कि नाविकों और व्यापारियों के द्वारा अटलांटिक, जिसको कि अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। अब भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे कि भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि में क्या हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इसी बीच क्या हुआ, यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्यकालीन मानसिकता से निकलने को उद्धत था। यानी इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा था कि मेरे अंदर भी कोई है, मेरे अंदर भी कोई है। देखिए बातों को समझिएगा, पहले ये काम यूरोप के अंदर ही होता था, यूरोप के लोग ही यूरोप को खदेड़ने पर लगे थे। लेकिन धीरे धीरे ये मानसिकता बदलने लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिमाग से निकलने लगा कि मैं बड़ा हूँ या मैं राजा नहीं रहूँगा। किसी और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में दिमाग में ये चीज़ क्रिएट होने लगा। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जिसको कि अभी इजराइल कहते हैं, इजराइल में अवस्थित है, 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ। और जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हो गया तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। यानी कि आपका एक प्रश्न यहाँ से निकलेगा, जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध कब हुआ था? तो ये 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था। अब यूरोपीय सामंत जो थे, यानी सबसे ऊंचे श्रेणी पर जो थे, इस धर्म युद्ध में उनको परास्त कर दिया। किसने परास्त कर दिया, किसने पराजित कर दिया? तो मध्य एशिया के जो नवीन शक्ति थे, यानी कि नवीन शक्ति ने, मध्य एशिया के नवीन शक्ति अरबों से वो पराजित हो गए।
अब उनको ये समझ में आ गया कि अच्छा एशिया में भी भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ से हम पराजित हुए हैं। और इस तरह से क्या हुआ कि यूरोपीय दंभ जो था वो टूटने लगा। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, यानी कि इस पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ भौगोलिक क्षेत्र है उनको ज़रा समझते हैं। और इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि किस घटना ने तैयार की यूरोप के अंदर? ये भी आपको धर्म युद्ध ने तैयार की थी। धर्म युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो 11वीं 12वीं शताब्दी को में धर्म युद्ध के मुद्दे को लेकर, यानी अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध छिड़ा था। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। तो विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किसने किया? अरब और तुर्कों ने। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व, यानी जब 15वीं शताब्दी आता उसके 5 दशक यानी 50 साल पहले की बात है। यानी कि आप ये समझ लीजिए 14वीं शताब्दी पूरी ख़त्म और 15वीं शताब्दी में जो आपका 50 साल पहले की बात हो रही है, उसमें जो है उस 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप, यानी 1450 साल पूर्व के पहले की बात हो रही है, यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनिया के मार्ग से होता था। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आपका निकला। अब मैं इसका करवा दूँगी पीपीटी तैयार करके आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। जिनको लगता है कि मैं लिख लूँ तो मैं उनके लिए हर तरह से संभव प्रयास करती हूँ कि आप लोग अपना तैयारी के साथ रहिए। प्रश्न यहाँ से किस तरह से बनेंगे? 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार किस मार्ग से होता था? तो ये कुस्तुनिया से होता था। और परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद रहा था। किस व्यापारी को? तुर्की ने इस मार्ग से, तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारी को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था तुर्कों ने। तो यूरोप को व्यापार करना मुश्किल हो रहा था। इसका हल ढूंढना अब यूरोप वासियों को आवश्यक हो गया था। इस काल में नए नए आविष्कार भी हुए 15वीं शताब्दी में, और समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया गया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। प्रश्न यहाँ से निकलेगा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खाचा पद्धति विकसित हो गई, और जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार भी हो चुका था। जैसे जैसे भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगता था वैसे वैसे मानचित्र में सुधार होता था। और इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब क्या है? अक्षांश जानने का उपकरण। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको भी याद रखना। एस्ट्रोलोब क्या है? ये अक्षांश जानने का उपकरण है। उसके बाद अब मानचित्र में भी काफ़ी सुधार हो गया था। और उसके बाद फिर आता है पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। ये देखिए, ये आपका दिशा सूची यंत्र है। कैरावल क्या है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले भूमध्य सागर यानी अटलांटिक में अपने जहाज किसने उतारे थे? यूरोपीय नाविकों ने। और ये देखेंगे आप कि यहाँ पर अब कितने नाम आ रहे हैं, पुर्तगाली अलग, यूरोप अलग, अरबी अलग। तो ये सब चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब इन नए उपकरण एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंच गया। यानी इधर जो यहाँ दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाला बिंदु है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट, तो ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट। पश्चिम आपका इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है।
पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा, तो ये भी आपको याद रखना है, ये उत्तम आशा इस बिंदु को कहते हैं, यहाँ पर पहुँच गया। इसको कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं इंग्लिश में। और 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर जो थे वो क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तक पहुंच गया। तो यहाँ पर आपका इस तरह से दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर आपका इस तरह से इंडिया है, यहाँ आपका श्रीलंका है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया, और यहाँ से फिर केरल का, ये जो आपका केरल का जो कालीकट है यहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया केरल के कालीकट तक कैसे वास्को डी गामा पहुँचे। उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, कहाँ के, केरल के, वो कौन थे, जमोरिन थे, उनके द्वारा उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। उसके बाद वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ जो नए नए संसाधन थे उसका भी योगदान रहा, जैसे कि दिशा सूचक यंत्र हो गया, फिर आपका जो एस्ट्रोलोब था वो भी सहायक हुआ इसमें। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिला। तो ये भारत के व्यापारी थे, भारत के जो व्यापारी थे अब्दुल मजीद, उनका जो वास्को डी गामा से मुलाकात हुई थी दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका के निचले हिस्से में, और उन्हीं के मदद से वो फिर यहाँ जो भारत आपका है यहाँ पर ये पहुँचे थे केरल। तो इस तरह से समझने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इससे यूरोपीय के साहस में वृद्धि हुई और वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाज़ारों में बेचा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि कितने प्रतिशत मुनाफे पर बेचा गया था? 26 गुना मुनाफे पर। और अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी। अमेरिका की भी खोज उन्होंने ही की, और अभी जिस तरह की आपने पढ़ा है भारत में पहले यूरोप के ही व्यापारी पहुँचे और नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त कर लिया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, पहले कोलंबस ने अमेरिका को भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा समझा था, लेकिन यहाँ के निवासी जो थे वो रेड इंडियन, और वहाँ के निवासी को रेड इंडियन उन्होंने कहा। लेकिन जब बाद में स्पेन के नाविक थे अमेरिगो वेस्पुच्ची, उन्होंने जब नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा तब इसे एक महाद्वीप, एक अलग महाद्वीप बताया। किसको? अमेरिका को। तो जब आप एक काम करते हैं तो दूसरा काम करने के लिए, उसी काम को करने के लिए आप देखिए, जैसे कि अभी इसी कंटेंट पर जैसे मैं आपको बिहार शिक्षक को लेकर आपको क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो मुझे देखते हुए किसी कोई और आपको ये क्लास प्रोवाइड कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, मैं भी किसी को देख कर कराया हूँ, मुझे लगता है कि क्या बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ये एक बार और करवा दिया है, मुझे ये पकड़ है इसकी पर मुझे। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है उसके नकल में कोई दूसरा भी उस काम को करने लगता है। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे फिर आगे चलकर क्या हुआ। फिर आगे चलकर इसी के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ गया, क्योंकि अमेरिगो वेस्पुच्ची ने अमेरिका की खोज की थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। फिर 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था, और यह धारणा पुष्ट हो गई थी सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया था, पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से किसने लगाया था, और फिर समुद्र एक दूसरे से जुड़ा है या अलग है ये भी तय हो गया था। फिर है आपका आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया, और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों से के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यानी 1550 साल पहले तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नई दुनिया, अब यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट में आपका, यहाँ से इसको समझिएगा, ये क्या है, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा के पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि पहली यात्रा कोलंबस की थी। इसको समझ लिया। फिर आपकी बुक में ये इमेज आता है,
मतलब पहले जिस तरह से ये था उसको दिखाया गया है। उसके बाद आपका अगला पेज आता है और अगला पेज है आपका भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या क्या हुए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया। भौगोलिक क्षेत्र, भूखंड या जो स्थल भाग है, ये सब एक ही नाम है। और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी यानी अलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ और नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने वाले को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। जिस तरह गौतम बुद्ध ने, महावीर जैन ने अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार किया, तो उसमें बड़े बड़े महाद्वीपों वाले जो थे, महाद्वीपों का प्रचार एक दूसरे महाद्वीप में जाकर किया गया और इस तरह से उनकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। और इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आने लगा और अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं में निमित्त इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए गए। उपनिवेश यानी कि दूसरे देश में आकर के जो बस जाए उसे उपनिवेश कहते हैं। इन सब चीज़ों को और भी क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उस समय और भी क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिएगा व्यापार वाणिज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगा। जो उपनिवेश थे, जो बाहरी लोग वहाँ आकर बसे थे, उसका आर्थिक शोषण किया जाता था। वो कैसे होता था? और आर्थिक शोषण इस तरह से था कि उससे आर्थिक स्थिति जो यूरोप की थी काफ़ी उसमें वृद्धि होने लगी और यूरोपीय व्यापार जो है चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा, यानी यूरोप से फिर वो पूरे विश्व में फैलने लगा। और नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, लेकिन जैसे ही आपके नए देशों की खोज हुई तो ये वैश्विक स्तर से इसका प्रचार होने लगा। परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार हो गया। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया, यानी दूसरे देशों से लूट पीट कर लाने के चक्कर में अपनी भी हस्ती जो है हाथ से निकल गई। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुएं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। दूसरा है आपका औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। उपनिवेश और औपनिवेशिक आप आराम से समझ लीजिएगा कि ये क्या होता है। तो भौगोलिक खोजों के उपरांत जब भौगोलिक खोज हो गई उसके बाद जो है उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियां ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हो गई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों के उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत तथा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ। फिर आपका है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ। फिर दास व्यापार का विकास कैसे हुआ। बिल्कुल शुरू से आपने इसको समझा है।
और उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इस बॉक्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आप देखेंगे वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ। ये जो बॉक्स है इसमें आपका पुर्तगालियों का आगमन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन है, डच है, फ्रांसीसी है, डेनिश है, स्वीडिश है, सबका इसमें के साथ दिया हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपका अगला है वाणिज्यवाद का विकास। नए देश की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म कब हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद का जन्म हुआ और इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी और सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा और इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन आगे हो गया। यानी कि जिस क्षेत्र को, जिस राज्य को, जिस देश को जो चीज़ लूटने में सुविधा होती थी, जिस पर अपना कब्जा कायम करने में सुविधा होती थी, वो उसी पर अपना आधिपत्य जमाता था और उसमें वो आगे हो जाता था। अब बढ़ेंगे आगे। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। तो जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए और ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। जब ज़बरदस्ती किसी धर्म को थोपा जाने लगा, ईसाई धर्म को, फिर उसका विरोध होने लगा। फिर लोगों को उस धर्म के प्रति नफरत होने लगी कि ये ज़बरदस्ती ये धर्म अपनाने को कह रहा है, तो मुझे ये धर्म नहीं मानना है। तो इस तरह में जो लोग पहले से भी इस धर्म को माने थे वो भी उसको छोड़ने लगे। तो ये नकारात्मक प्रभाव हुआ। और दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। यानी लोगों को होने लगा कि अगर ये इस तरह से नहीं रुकेगा तो धर्म सुधार आंदोलन हम लोग करेंगे। पहले भी बहुत बातों में पहले से ही आंदोलन की प्रवृत्ति रही है, लेकिन अब तो छोटे छोटे बातों में आंदोलन, अभी भी जिस क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे जुड़े हुए लोग वहाँ सड़क पर आंदोलन में बैठे हैं, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है आपका आगे दास व्यापार का विकास। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम विकसित हुए। वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। व्यक्ति परिश्रम करने लगे तो लोगों को लगने लगा कि अब इसको ही अपना दास बना लो, इससे परिश्रम करवाओ। और नए नए जो भी अन्वेषित क्षेत्र थे, जैसे अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ार में बेचा जाने लगा, सिर्फ श्रम करवाने के लिए। और आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। पहले व्यक्तिगत था, पहले यूरोप के ही लोग ऐसा करते थे, लेकिन फिर ये धीरे धीरे सब ने इसको करना शुरू कर दिया, व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को कटवाने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन फेंकने, क्योंकि बिना ईंधन के जहाज़ नहीं चलते थे। ट्रेन भी, जैसे गदर फिल्म में आपने देखा है किस तरह कोयले डालकर ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है, इस तरह से जहाज़ों में ईंधन डलवाने के लिए और भी कठिन कार्य करवाने के लिए वहाँ पर जो व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति थे, उसको खरीदा बेचा जाने लगा, उसको गुलाम और दास बनाने लगा, उस पर बराबर अत्याचार किया जाने लगा। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम भी निकला और तथाकथित सब एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया जाने लगा। उसके बाद है आपका भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। जो भ्रांतियाँ थी कि पृथ्वी पर चलते चलते आगे बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, तो इसका अंत होने लगा और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होने लगी। जैसे कि ये था आपका कि चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। उस समय जो धर्म ऊपर उठ के था वही धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था, लेकिन लोग समझ गए। जैसे ही भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई तो लोग समझने लगे सिर्फ एक ही धर्म नहीं है, और भी धर्म है, और कालांतर में या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। फिर नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। यानी कि समझ में लोगों को आने लगा कि यूरोप को पहले हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ये दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहा है, लेकिन जब भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गई थी सब कुछ लोगों के सामने आने लगा
और इस तरह से क्या हुआ, जो ये बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधि थी उसने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरण जैसे नक्शा हुआ, कंपास हुआ, नक्षत्र प्रणाली, इन सब को विकास होने का अवसर प्रदान किया। यानी जिन्होंने इसका विकास किया है उसको हर तरह से सुविधा प्रदान कराई गई कि आप इसमें और भी बेहतर सुधार करिए। और इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। उसी क्षेत्र में लोग अपना ज्ञान एकत्रित करने लगे। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी फिर से जगना। और उसके बाद आपका है अन्य परिणाम क्या हुआ, तो भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, जिसको कॉफ़ी कहते हैं, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ और भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे। इस प्रकार कहा जा सकता है भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगा। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। अन्य परिणाम जो आपको इस बॉक्स में दिख रहे हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का कैसे उद्भव हुआ, भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हुई, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ, नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर आ जाता है, ये देखेंगे आप। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो मैंने ऑब्जेक्टिव तैयार किया है उसको 40 से 45 या 45 से 50 प्रश्न मानकर चलिए। ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। कुस्तुनिया का पतन किस प्रकार से हुआ या कुस्तुनिया का पतन किसने किया, तो आपने ये अभी तुरंत पढ़ा है कि कुस्तुनिया क्या था। तो कुस्तुनिया क्या था, कुस्तुनिया मार्ग था। तो अभी आपने पीछे देखा 1453 ईस्वी में यूरोपीय व्यापारियों के लिए कुस्तुनिया का मार्ग व्यापार के लिए खोला गया था, लेकिन यूरोपीय व्यापारियों को वो मार्ग जो है नहीं मिला था। ये किसके कारण, तो तुर्की ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, कर वसूलना शुरू कर दिया था। तो ये सब चीज़ जो मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, इसी से जुड़ा हुआ ये सारे प्रश्न हैं। तो चूँकि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कराएंगे तो उसी में ये सब कुछ आपका शामिल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा। अब इसका पीपीटी तैयार करके आपके सामने में लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ।